अब देखो इसी में अपन आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखना आप। यही क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन ये है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन में n+l इज इक्वल टू मान लो 8 दे रखा है। जो पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। एक तो 8 + 0 तो ये 8s हो गया, 7 1 6 2 5 3। पर आप ध्यान दें 4 और 4 क्योंकि n और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। n हमेशा किससे बड़ा होगा? l से बड़ा होगा। तो 8s आ गया, फिर आपके पास 7p आ गया, 6d आ गया, 5f आ गया। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, p में कितने आएंगे? 6, d में 10, f में कितने आ जाएंगे? 14। तो जो इन सब का सम होगा, आप देखें इन सब का सम 32 आ जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 32। अब देखिए इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे रखा है, मान लो ये दे रखा है n+l, ये दे रखा है 3। कुछ नहीं, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है और कोई खास बात नहीं। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट कई बार उलझ जाता है कि सर मैथमेटिकली इसका मीनिंग समझ में नहीं आया, पर बड़ा आसान सा है भाई। इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन, इसके सॉल्यूशन की, तो आप ध्यान दें इसका मतलब n+l की वैल्यू जो है वो 3 से तो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। तो n+l इज इक्वल टू, एक तो 3 आ गया, फिर n+l 5 से छोटा होना चाहिए, तो n+l इज इक्वल टू 4। मतलब जो ये लिखा हुआ था n+l, आप ध्यान दें n+l लेस देन इक्वल टू 3 and 5, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये दो निकल रहे हैं, ये दो केस सेटिस्फाइड होंगे, ये मीनिंग। अब देखो 3 and 0, इससे तो ये 3s हो गया, फिर 2 and 1, इससे ये 2p आ गया, ये आ गया। इसमें बात करें तो 4 and 0 से 4s आ गया, 3 and 1 से कितना आ गया? 3p आ गया। तो अब आप ध्यान दें ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन 6, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। तो टोटल आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इफ इन नेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, या ये भी कह सकता है इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स ऑफ n greater than 4 are not possible, then क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, then maximum possible इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट्स इन नेचर विल बी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। देखो मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले आईआईटी में आया हुआ है, फिर एम्स में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, इफ इन नेचर में इलेक्ट्रॉन बोल दें या एलिमेंट्स बोल दें, n ग्रेटर देन 4 वाले पॉसिबल नहीं। तो आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अपन एक सिंपली मैथ्स की बात करते हैं, बस मैथ्स से ही उलझने वाली है, केमिस्ट्री तो बहुत आसान है। इसका मतलब अपने को मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि नेचर में कौन से इलेक्ट्रॉन या कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 वाले पॉसिबल नहीं, 1 वाले पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 2 वाले पॉसिबल है, 3 वाले पॉसिबल है। अब n इज इक्वल टू 4, तो ये भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 4 वाले पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर n इज इक्वल टू 5 की बात करी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो फर्स्ट के तो 1 हो गए, सेकंड के कितने हो गए आपके पास? 8 हो गए, थर्ड ऑर्बिट के आपके पास कितने हो गए? 18, फोर्थ ऑर्बिट के 32 हो गए। आप इन सब का सम करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के 2 आए, तो इन सब का सम करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 60। तो एक तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 60। देखो ये क्वेश्चन क्या चल रहा है कि जो क्वांटम नंबर्स है, आप सभी ध्यान दें,
जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके बिहाफ पर क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली आपको क्वांटम नंबर और क्लियर हो जाएगा, तो उस पे क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं इसके अंदर, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना। आगे देखते हैं। तो आप देखें आगे कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन ये पूछा गया, ये क्वेश्चन है, इफ इन नेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n plus l greater than 3 are not possible, then maximum possible electron in nature will be। आप ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन पे ध्यान दें आप। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दें। देखो क्या है, पहले इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब नेचर में n प्लस एल 1 वाले इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे, n प्लस एल इज इक्वल टू 2 वाले पॉसिबल थे, n प्लस एल इज इक्वल टू 3 वाले, लेकिन n प्लस एल इज इक्वल टू 4 या इससे फर्दर वाले ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होंगे। अब अपन सबके केस में भाई n प्लस एल इज इक्वल टू 1 के केस में 1 0 1 s कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। फिर अपन बात करें n प्लस एल इज इक्वल टू 2, तो 2 0 1 1 पॉसिबल नहीं है, 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर n प्लस एल इज इक्वल टू 3 3 0 2 1 2s एंड 2p, सॉरी 3s एंड 3p के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 एंड 6। तो अपन टोटल सम करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, प्लस 2 ये आ गए, 2 प्लस 6, तो टोटल कितने आ गए, 4 ये आ गए 8, तो टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन था। अब आप ध्यान दें, इसी में और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, गिव द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। जो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आप ध्यान देना, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। पहले अपन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, आप ध्यान दें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 3s1। अब 3s1 के लिए आपको किसकी वैल्यू बतानी है, n की, l की, m की और s की। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, l की वैल्यू s के लिए 0 हो जाएगी, m की वैल्यू भी 0। अब ये इलेक्ट्रॉन कंफर्म नहीं है, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस हाफ NLMS की ये वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वांटम नंबर पे और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये है फॉर कैल्शियम एटम, क्वेश्चन ये है आपका कैल्शियम एटम, ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। ये आपसे पूछा गया है इसके अंदर। जो क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले कैल्शियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। आपको ये पूछा गया है n इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये डॉटेड करके मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें। मतलब ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स है 4th ऑर्बिट में। पर आपको एक खास बात समझनी है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए वो जनरल थे, किसी भी एलिमेंट के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल थे, ठीक है।
अब केवल इसके लिए बोल रहा है, तो जो फिलअप है फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 हैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। मान लो ये पूछता n इज इक्वल टू 5 के इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 0। मान लो ये पूछ रहा है l इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स, खास बात ध्यान देना, l इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये किसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। s के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया आपके पास कि ये 1s वाले भी हो गए, 2s वाले भी हो गए, 3s वाले भी हो गए, 4s, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। इस वाले केस में आंसर कितना आएगा, 8। नेक्स्ट देखें आप, अब ये पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है डी, मान लो उसने L इज इक्वल टू 2 वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे। L इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया आपके पास, d ऑर्बिटल हो गया। अब d ऑर्बिटल में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, जब d ऑर्बिटल में नहीं है तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। मान लो इसने पूछा L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, P, तो P वाले 2p भी हो गए और 3p भी हो गए, तो P के टोटल 6 प्लस 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12। मान लो उसने पूछा S इज इक्वल टू प्लस हाफ, अब आप ध्यान दें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन, आप देखें ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, आधे क्लॉकवाइज होंगे आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर वो जी भी कह रहा है S इज इक्वल टू माइनस हाफ की भी बात कर रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ वाले हो जाएंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनस हाफ वाले। फिर आप ध्यान दें H नंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए, पर ये सारे किसके लिए पूछे गए, कैल्शियम के लिए। अब M इक्वल टू 0, मुझे पता है M इक्वल टू 0 एक तो S के लिए होता है, एक PZ के लिए होता है, DZ स्क्वायर के लिए होता है। S के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, अभी अपन ने काउंट किए थे, 1s 2s 3s 8 आ गए। P में देखो एक तो 2pz होगा, मतलब इसमें एक तो क्या होगा 2pz होगा और एक क्या होगा 3pz, तो 2 इसके आ जाएंगे 2 इसके आ जाएंगे, तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 12। डी, कोई कहे सर DZ स्क्वायर, तो डी वाला तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कितने आ जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। आप देखें इसके बाद ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M इक्वल टू माइनस 1, M इक्वल टू माइनस 1। अब M इक्वल टू माइनस 1 है, तो एक बार में कोई एक वैल्यू, या तो आप px लो या py लो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने px के लिए भी -1 ले लिया और py के लिए भी -1 ले लिया। तो देखो अगर मैं ये ले रहा हूं तो एक तो 2px हो गया और एक क्या हो गया 3px, या फिर आंसर तो इसके दो और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, या किसी ने 2py लिया होता एंड 3py लिया होता तो भी आंसर आपके पास कितना आता 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से सॉल्व होगा, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो मैं इसमें दो चीज़ें रिपीट करता हूँ, एक तो S इक्वल टू प्लस हाफ, प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ सारे पेयर्ड है, पेयर्ड में अपने को पता है भाई, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखें 3 तो क्या होंगे, ये पता नहीं है पहला कौन सा है, पर अपने को पता है 3 क्लॉकवाइज होंगे और 3 क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कंसेप्ट बेसिकली लगा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से M इक्वल टू -1 में भाई समस्या ये कि किसी स्टूडेंट ने कहा सर मैंने px को भी -1 py को भी, तो 2px और 2py के 4 काउंट करो, 3px 3py के 4 काउंट करो, तो टोटल 8 हो गए। नहीं, अगर आप 2px को -1 ले रहे हो तो साइमल्टेनियसली 2py को कितना लेना पड़ेगा +1, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। क्वेश्चन ये पूछा गया फॉर क्रोमियम एटम, क्रोमियम एटम कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन फॉर, ए दिया गया आपको L इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बताना है। पहले अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्रोमियम, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्रोमियम आपको पता होना चाहिए 24 नंबर पे आता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। तो L इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? p इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। p वाले 2p और 3p आ गए, तो 6 + 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इसी में आपसे b पूछा गया, m इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखें आप, ये सारी बात क्रोमियम एटम के लिए पूछी गई है। m इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब आप ध्यान दें, ये m इक्वल टू 0 किस किस के लिए होता है? एक तो s के सारे इलेक्ट्रॉन, एक pz, एक क्या होगा? dz²। तो s के सारे इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गए, ये 2, ये 2 और 1, 6 + 1 ये कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। pz, 2pz और 3pz भी है, तो ये 2 + 2 कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। dz², अब आप ध्यान देना, d में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, अपने को पता है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? अनपेड रहते हैं। और कोई एक dz, कोई सा भी हो सकता है, कोई एक dz² होगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो इन सब का सम करेंगे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब ध्यान दें आप, m इज इक्वल टू आपसे पूछा -1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने को पता है एक तो कौन से इलेक्ट्रॉन है? pz वाले, सॉरी या तो px। अब जैसे पुराने क्वेश्चन में लिया था तो अपन केवल px को ले लेते हैं, तो एक तो 2px आ गया, एक 3px आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अच्छा, d में बात करें तो 3d की बात करें तो देखो 3d के लिए आपको ये पता होना चाहिए L इज इक्वल टू 2 है, m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2 है। किसी एक ऑर्बिटल के लिए भाई m इक्वल टू -1, किसी एक ऑर्बिटल के लिए m -1 होगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी खास कितने भरे हुए? एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 प्लस इसका d का 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके पास? 5। तो आप देखें ये सॉल्यूशन, देखिए भाई मेन है इसके अंदर सी, बी वाला भी मैं आपको बताता हूँ। m इक्वल टू 0, अपने को पता होना चाहिए जितने भी s इलेक्ट्रॉन है उनके लिए m 0 होता है, pz के जितने उनके लिए dz² के लिए 0, तो इनके इलेक्ट्रॉन अपन ने क्रोमियम के लिए काउंट कर लिया। m इक्वल टू -1, 2px, 3px, बेटर ये समझ में आ गया होगा। पर इस पे ध्यान दें, 3d में d में 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? -1, और खास बात उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना फिलअप है? 1, तो जो एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, अपन देखते हैं क्वेश्चन और क्या है इसके अंदर खास बात। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, इन बोरोन 1s2, 2s2 and 2p1, then last p electron will enter in which orbital? देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या और क्या पूछा गया। ये है 2px, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 2py, सी ऑप्शन दे रखा है 2pz, डी दे रखा है any। सॉल्यूशन देखें आप, देखो क्या होता है, अगर अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बात करें तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। भाई जैसे बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 सबसे पहले कम एनर्जी किसकी है? 1s की, 1s2, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी 2s2, लेकिन अपने को पता है 2px, 2py एंड 2pz की एनर्जी क्या है? सेम है, इसलिए जो 5th नंबर इलेक्ट्रॉन है वो 2px में भी जा सकता है, 2py में भी जा सकता है, 2pz में भी जा सकता है। तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? डी ऑप्शन आ जाएगा। और देखते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाने। देखो इसकी हेल्प से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इसी की हेल्प के लिए है।
क्वेश्चन ये पूछा गया इन फ्लोरीन एटम गिव 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको दे रखा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका दे रखा है 2 1 0, ठीक है, प्लस हाफ। बी दे रखा है 2 1 -1 माइनस हाफ। सी दे रखा है 2 1 +1 प्लस हाफ। और डी दे रखा है ऑल। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ्लोरीन एटम के लिए आपसे ये पूछा गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप देखें इसका सॉल्यूशन देखें आप। देखो फ्लोरीन एटम की बात करें अपन तो फ्लोरीन एटम के अंदर 9 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। 2p5 को जब अपन बनाएंगे 2p5 तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसके अंदर आएगा, इसमें आएगा। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p5 इसमें आ रहा है तो मुझे पता है ये इलेक्ट्रॉन किसका है, 2p का है। लेकिन ये ऑर्बिटल आपके पास 2px 2py 2pz कोई सा भी हो सकता है। आपको ये खास बात ध्यान रखनी, ये ऑर्बिटल कोई सा भी हो सकता है। तो देखो 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टूडेंट m की वैल्यू में गलत कर देता है। वो कहता है सर ये लास्ट तो pz में जाता है, कोई कहता है px में जाता है। नहीं, तीनों की एनर्जी सेम है। इट मीन्स ये इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको कंसेप्चुअली बात समझ में आए कि बोरोन में जो एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किसी में भी जा सकता है, 2px 2py एंड 2pz। तो वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसका मतलब m की वैल्यू जो पॉसिबल है L1 है, तो या ये कहें कोई सा भी px py pz, तो -1 +1 0 तीनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो इस वाले का जो आंसर आएगा आपके पास डी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे देखते हैं फिर अपन। इसी में देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपके पास, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए। n = 4 एंड s = +½ अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें इसके, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप पे क्वेश्चन का। आप ध्यान दें भाई, n = 4, 2n² से जो आपके पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब आपको पता है जब 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो ये सारे क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर्ड होंगे तो इसमें s = +½ वाले कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, और s = -½ वाले कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस वाले का जो आंसर आएगा मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन वो कितने आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी में अब एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ इन नेचर possible values of s = +½ 0 -½ then न्यू, अच्छा क्वेश्चन है आप ध्यान देना, देन न्यू एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन विल बी assuming inert behavior of neon means stable behavior। वो कह रहा है कि अभी तक अपने को पता है s की जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो केवल +½ और -½ थी, पर वो कह रहा है अगर 3 वैल्यूज हो जाएं। अब देखो खास बात क्या है, अगर वो ऐसा कह रहा है आपसे कि 3 वैल्यूज पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे,
3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे भाई, अपन साइन कुछ भी बात करें मतलब, लेकिन क्या है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एंट्री करनी पड़ेगी, 3 की। जब 3 की एंट्री हो जाएगी तो आप सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब नियॉन का पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p6 था। अब क्या है, क्योंकि फुलफिल सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, स्टेबल का मतलब ये है। अब एक ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, 1s3 2s3, 2p के p में कितने ऑर्बिटल थे, 3, ईच में 3 आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2p9 आ जाएगा। 9 और 3 ये कितना हो गया पास, 12 और 3 15। तो अब जो नियॉन का नया एटॉमिक नंबर आएगा, अगर इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है ध्यान में रखें, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टोटल कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, थोड़ा सा फिजिबिलिटी कम है क्वेश्चन की, पर आपको कई बुक्स में, एग्जाम में नहीं आया हुआ पर कई बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा और अच्छी बुक्स में भी आपको मिलेगा। तो कई बार स्टूडेंट परेशान होता है इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि कभी एग्जाम में नहीं आए, पर इसका सॉल्यूशन इसके स्टेबल नेचर को देखते हुए मेन कंसेप्ट ये है कि अगर s की 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो अब आप एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करा सकते हो, 3, ये कहने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, अब अपन क्या, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन एग्जाम के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको अपन पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एंगुलर मोमेंटम कितने टाइप के हैं इसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं AM से लिखूंगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ये एंगुलर मोमेंटम आपके पास टोटल 3 टाइप के आएंगे। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, या इसको अपन ये भी बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ये जो वैल्यू आएगी वो NH/2π आ जाएगी। आप ध्यान दें, इसी को आगे जो लिखते हैं अपन H/2π को ऐसा लिखते हैं H क्रॉस से, तो आप लिख सकते हो ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा NH क्रॉस आ जाएगा। ठीक, दूसरा आपके पास आता है जो फेमस नेम है वो है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या इसको ये भी बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट। ये जो आएगा आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला आएगा √L × L+1 और H/2π। अब आप ध्यान दें, H/2π तो इसी को अपन लिख सकते हैं L × L+1 और ये क्या लिख सकते हैं H क्रॉस, तो ये फॉर्मूला आ गया। तीसरी बात करें अपन तो अपने पास आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला आता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम का, वो S × ये लिखेंगे अपन S × S+1 H/2π। तो खास बात क्या है, ये जो वैल्यू आएगी S की वैल्यू फिक्स होती है, S = +½ होता है, इसमें -½ नहीं लेते हैं इस फॉर्मूले में, +½ का की वैल्यू रखोगे तो प्लस ये तो 1/2 आ गया, ये कितना आ गया 3/2, ये रूट में आ गया, ये H/2π आ गया। अब देखो √3 और ये 2 आ गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/4 H/π। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक, मैं आपको ढंग से समझाता हूं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, सर्कुलर पाथ पे मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट ऑर्बिट में इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है भाई, जो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो इसके कारण क्या आ रहा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम।
जो ये खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन हो रहा है, इसके कारण जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट आएगी, क्योंकि एक फिक्स्ड एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेशन। अब वो चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है, फोर्थ के 4s में हो रहा है, 4px में हो रहा है, 4py में हो रहा है, 4pz में हो रहा है, तो ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब बात करते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि सर ये कौन सा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप देखें एग्जैक्टली क्या एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अपन बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसका एक एल कंपोनेंट लेते हैं, एल कंपोनेंट। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट लिया हुआ है, एल कंपोनेंट। तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इससे आएगी। ये कैपिटल एल है, ये वैल्यू इससे आएगी। तो तीन अलग अलग तरीके, अगर अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखें, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है एग्जाम के हिसाब से। आपको ये देखना है, अगर अभी मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ, ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो दिक्कत ही नहीं है, ये फिक्स वैल्यू आ जाएगी √3h/4π। बाकी आपको बेटर समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखें एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है आपके पास, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। पहला आपसे कहा गया है फोर्थ ऑर्बिट, आप ध्यान दें। अब इसमें कोई सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल की बात नहीं है, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो फॉर्मूला क्या लगेगा, NH/2π। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4h/2π। लेकिन आपसे अगर ये पूछा गया है 4s, तो 4s के लिए जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा, अब ऑर्बिटल वाला लगेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, √L × L+1 और h क्रॉस। तो L की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाएगा, 0। और ध्यान दें आप, अगर आपसे पूछा गया है 4px, ठीक है, फिर जो आपके पास सॉल्यूशन, आप ध्यान दें, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा L × L+1 h क्रॉस। L की वैल्यू p के लिए कितनी आएगी, 1 आएगी, तो जब यहाँ 1 रखेंगे अपन तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा √2h क्रॉस। आप ध्यान दें, आपसे पूछा गया, ये पूछा गया कि 6d में, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन देखते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला लगेगा वो वापस, क्योंकि सब ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो √L × L+1 और क्या आ जाएगा, h क्रॉस। L2 आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, √6h क्रॉस। अगर उसने ये पूछा है 7th ऑर्बिट बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लगेगा, NH/2π, रिजल्ट आ जाएगा 7h/2π। बकायदा आप इसको ये रिजल्ट भी दे सकते हैं, 7h क्रॉस। अब ध्यान दें बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एक आपको दे रखा है, मतलब सभी में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम, मिनिमम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है। अगर मिनिमम ऑर्बिटल में पूछा हुआ है, आप ध्यान से सुनना, ऑर्बिटल में पूछा हुआ है, तो ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, आप हाइड्रोजन एटम में 1s की बात कर रहे हैं, s के लिए L की वैल्यू 0 होगी, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा √L × L+1 h क्रॉस, तो ये रिजल्ट 0 आएगा। अगर मिनिमम ऑर्बिट में पूछा गया है तो अपन कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं,
फर्स्ट ऑर्बिट की, तब फॉर्मूला लगेगा NH/2 और रिजल्ट क्या आ जाएगा H/2। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, अगर मिनिमम ऑर्बिटल में पूछा गया है, लोएस्ट ऑर्बिटल में पूछा गया है, तब तो आंसर 0 आएगा, लेकिन लोएस्ट ऑर्बिट में पूछा गया है तो आपका आंसर कितना आएगा H/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देख लें, ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं पर हाँ, इसके बाद देखें आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड रूल्स की बात करेंगे पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पाउलीज रूल, ठीक है, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ, N+L लॉ, फिर उसके बाद अपन आउबॉउस प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो सारे प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा लिख रहा हूं, फर्स्ट है आपके पास पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। आप ध्यान दें, पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज इम्पॉसिबल दैट any two electrons of an atom have identical values of 4 quantum numbers। ठीक, तो ये लॉ होता है, इस लॉ के क्या यूजेस हैं और क्या होता है लॉ, उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो, अपन इस लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अपन एग्जांपल लेते हैं हीलियम का, ये 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब N, L, M और S की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो 1s का इलेक्ट्रॉन है, N 1 आ गया, L की वैल्यू 0 आ गई, M की वैल्यू भी S के लिए 0 आ गई। मान लो मैं पहली वैल्यू प्लस हाफ लेता हूँ, तो अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 1 0 0 माइनस हाफ। ठीक, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करूं तो मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं? 3। कभी भी फोर्थ क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा, ये खास बात। अगर आप गलती से क्या करते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करवा देते हैं तो 1 0 0 और क्या आ जाएगा प्लस हाफ। लेकिन वो कह रहा है अगर इस रूल को सही मानेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की आप एंट्री नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंट्री ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन in any orbital is not possible। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस तरीके से एक ऑर्बिटल की बात करें तो उसके अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है और आपने ऐसा भर दिया या ऐसा भर दिया, तब भी क्या हो जाएंगे, 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो देखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई कहे कि ये कौन से लॉ को वायोलेट कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये पाउलीज लॉ को वायोलेट कर रहा है। फिर देखें इसी से रिलेटेड और पॉइंट्स। भाई, आपने इसको नाम तो दे दिया एक्सक्लूजन लॉ। अब स्टूडेंट के दिमाग में आती है सर एक्सक्लूजन लॉ क्यों नाम दिया? तो अपन ये कहते हैं दिस लॉ प्रोवाइड exclusive value of quantum number for each electron। देखो, वर्ड एक्सक्लूसिव क्यों नाम दिया गया है? अपन ये कहते हैं कि भाई अगर इस लॉ को सही मानेंगे, इस लॉ को फॉलो करेंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो एक एक्सक्लूसिव वैल्यू होगी। ऐसी की ऐसी वैल्यू किसी और इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, इसलिए इस लॉ को नाम क्या दिया गया? एक्सक्लूसिव लॉ। फिर ये कहता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम
दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। भाई जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2। अब देखो हाइड्रोजन में 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, भाई एक इलेक्ट्रॉन कोई खास बात नहीं है, ठीक है, पर बुक्स में होता है क्वेश्चन, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप खुद सोचें कि उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। जो लॉ है एनी टू इलेक्ट्रॉन, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे पाउलीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं अपन। इसके बाद अपन सेकंड लॉ की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है अपने पास, आप हंट्स बोल लें, हुंट्स बोल लें, हुंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ, तो फेमसली इसको बोला जाता है हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in degenerate orbitals, degenerate orbitals क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। in degenerate orbitals, then after complete unpairing of electron with parallel spin, the pairing will be start। तो देखो ये लॉ है, लॉ बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले अपन डीजनरेसी की बात कर रहे हैं, डीजनरेसी। तो देखो S के लिए नहीं है, P की बात करें तो P के अंदर अपन बोलते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 3-fold डीजनरेसी। अगर D की बात करें तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलते हैं, 5-fold डीजनरेसी। F में आपको पता है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 7-fold डीजनरेसी। ठीक, बस एक आइडिया होना चाहिए, डीजनरेसी का मतलब ये है कि D के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेसी मीन्स इक्वल एनर्जी, इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। P में कितने की सेम होती है, 3 की। लॉ क्या है उसकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपको P में 3 इलेक्ट्रॉन भरना, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे विथ पैरेलल स्पिन। अगर आपने P के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे तो भी सही है, पर अगर आपने गलती से उनकी पेयरिंग कर दी, पहले पेयरिंग कर दी, तो ये गलत है। अगर आपने अनपेयर्ड रखे लेकिन क्या है, विथ पैरेलल स्पिन नहीं रखे, तो ये भी गलत है। ठीक है, अच्छा अगर आपने क्या किया, अब मान लो आपको P में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, तो जनरली अपन ऐसा लिखते हैं, ये तो सही है, पर किसी ने कहा कि सर क्या मैंने ऐसा लिख दिया तो सही है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी ने कहा कि सर मैंने ऐसा लिख दिया तो भी ये सही है। मतलब अपने रिप्रेजेंटेशन के इजीनेस के लिए ये होता है, पर 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल एनर्जी के कहीं भी आप फिल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपके क्या है, सही। हाँ लेकिन ये जरूर है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा भर दिया मान लो, तो ये गलत है। आपने ऐसा भर दिया कि एक ये भरा एक ये भरा, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप ध्यान दें कि लॉ क्या है इसमें, इस लॉ को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ क्यों कहते हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्यों भरे जाते हैं उसका भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा खासा डिस्कशन है, अपन देखते हैं उसको भी, आगे देखते हैं। अब अपन डिस्कशन करते हैं कि ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ क्यों है। तो अपन लिखते हैं इसमें, दिस लॉ इज नॉन एज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ।
since this law provide maximum value of spin multiplicity, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इसको SM से लिख रहा हूँ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो आपके पास आता है टोटल स्पिन ये और +1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, टोटल स्पिन की वैल्यू +1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पहले आपको टोटल स्पिन पता होना चाहिए। टोटल स्पिन का जो फॉर्मूला होता है वो ±1/2 इंटू n। ये n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अपन ये बात करते हैं कि भाई सबसे पहले ये देखते हैं टोटल स्पिन की वैल्यू। जैसे मान लो आपको D5 दे रखा है, ठीक है। तो D5 में अपने को पता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे वो 1 1 2 3 4 आ गए। तो जो टोटल स्पिन की वैल्यू आई वो ±1/2 इंटू 5, तो ये कितनी आ गई आपके पास? 5/2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ 2 आता है, 2 इंटू टोटल स्पिन +1। तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल स्पिन की वैल्यू ये आई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगी, आप ध्यान दें, 2 इंटू टोटल स्पिन और कितना आ गया? +1। तो 2 इंटू टोटल स्पिन, तो 2 इंटू 5/2 और ये +1, ये आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर आप ध्यान देंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप सही कॉन्फ़िगरेशन को सही लिख रहे हैं तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +1 इससे भी सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो F9 की बात करें, तो अपने को पता है F9 के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसके बाद 8 और 9। ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टोटल स्पिन की वैल्यू पूछी जाए तो आप देखें भाई टोटल स्पिन का ऐसा कोई बहुत टिपिकल सा मीनिंग नहीं है भाई, या तो सारे +½ वाले या सारे क्या है -½ वाले। अगर सारे +½ वाले ले लेंगे तो +5/2 आ जाएगा, सारे माइनस वाले तो -5/2 आ जाएगा। इस वाले में क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड, मान लो F10 ले लेते हैं क्योंकि रिजल्ट सेम आ जाएगा, तो ये भी आ गया। अब क्या है, अपने पास 4 अनपेयर्ड हो गए, तो ये क्या आ गया +-1/2 इंटू n, 1/2 इंटू n, तो ये कितना आ जाएगा 4/2, तो +-2 आ गया। अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं तो पहले फॉर्मूला 2 इंटू मोड का मतलब है केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, +1, तो 2 इंटू 2 + 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। और जैसा मैंने बोला आपको, आप सीधे भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन अगर सही लिखा है आपने तो जो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 4 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से जो हंट्स या हुंट्स बोल लो आप, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर अपन।